में के अंदर जब फाशिज्म ने दोबारा वहां पे जन्म लिया, उसी फाशिज्म से मुतासिर होकर आरएसएस की बुनियाद रखी गई कि नफरत का बीज अंग्रेज ने बोया है। हर उर्दू बोलने वाला हिंदी समझता है और हर हिंदी बोलने वाला उर्दू समझ लेता है। एक इंतहा पसंदी यहाँ पैदा की गई जो जरूरत थी यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट की। पहली दफा एक अंग्रेज ने ये बात लिखी है, उससे पहले की जितनी हमअसर तारीखें हैं महमूद गजनवी से लेकर उस वक्त तक आई हैं, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। और आपको पता है मौलाना मौदूदी ने शुरू में जो है ना जाद कश्मीर के हवाले से भी बात की थी। ये कोई जाद करने के तरीके नहीं है जो आपने जिस तरीके से शुरू कर दिया है। और एक तीसरा फेस है जो हिंदुओं के लिए है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है और असल फेस वही है। आप हिंदू मत को लेके चले हिंदुस्तान पर तो बना सकते हैं, ये पूरी दुनिया की आइडियोलॉजी तो नहीं बन सकती। कांग्रेसी हुकूमतें जब बनी थी 1935 के बाद वहां पे, तो जो सूरत हाल आज है ये उस वक्त मुसलमानों ने महसूस कर लिया था, उसी का नतीजा। अब आप बालाकोट तशरीफ लाएंगे तो आपकी तशरीफ मतलब वापस जाने में दिक्कत, फिर अभिनंदन की तरह वापस जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किरा और तबसरा। आज एक अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ हमेशा की तरह हम मताब अज़ीज़ भाई हमारे साथ होंगे शरीक गुफ्तगू, और मोहतरम खालिद महमूद अब्बासी साहब। मैं आप दोनों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अभी खैर पाकिस्तान के सियासी हालात पे काफ़ी हम डिस्कशन करते भी रहते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे, लेकिन हमारा बरे सगीर के हवाले से एक ख़ास नैरेटिव भी रहा है, कश्मीर के मौजू के ऊपर भी गुफ्तगू होती रही है, और ख़ुसूसी जो भारत के अंदर मुसलमानों के साथ एक सलूक रवा रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत के ऊपर एक बुलंद और बांग दावे कुछ भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से भी हमें सुनने को मिल रहे हैं। एक मुसलसल कैंपेन है जो मुस्लिम हिंदुस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी है। एक हिंदुत्वा मूवमेंट है, उसका एक एनालिसिस होगा, लेकिन इसका एक तारीख़ी पस मंज़र हम जानने की कोशिश करेंगे आज की गुफ्तगू में, और मुस्तकबिल के हवाले से भी कुछ चीज़ें, कुछ अंदेशे, और एक जो जियो पॉलिटिकल एक सिनेरियो है इसके अंदर दोनों ममालिक के क्या ताल्लुकात हैं, और उस हवाले से जो इंतहा पसंदी है उसको हम किस तनाजुर में देखेंगे। ये सारे मौज़ूआत इंशाल्लाह आज की डिस्कशन में आएंगे। तो खालिद साहब, मैं आपसे पहला सवाल आगाज़ करता हूँ कि देखें, इस खित्ते के अंदर जिसे हम बरे सगीर कहते हैं, मुसलमान और हिंदुओं की तारीख़ मतलब ये आपस में रहते भी रहें, लेकिन अभी जो एक राइवल है, जो हमारी नई जनरेशन है, उसको तो नहीं पता, वो पार्टीशन के बाद उसका सिनेरियो बदला और हमारी जंगें भी हुई और ख़ुद मुस्लिम हिंदू फसादात भी हमने देखे। तो अगर आप इसकी तारीख़ पर थोड़ी सी हमें तवज्जो दिलाएं या आप इस पर अपनी राय दें कि 1000 साल की तारीख़ में हम इकट्ठे रहे और फिर ये पार्टीशन हुई और फिर हम उससे अलग हो गए और दो अलग मुल्क जो है वो बन गए, एक हिंदुस्तान हिंदुओं की जो है वो नाम से और एक पाकिस्तान जो है मुसलमानों के हवाले से या मज़हब की शनाख्त के साथ बना। ये मामला टर्न क्यों हुआ? देखिए ना, यानी अगर हम पहले दौर को देखें जब हिंदुस्तान में मुसलमान आए और फिर ये कि उनकी हुकूमतें कायम हो गई, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की हुकूमतें कायम हुई, तो उसमें यानी कोई इस तरह की इंतहा पसंदी हमें नज़र नहीं आती। ठीक है। और सीधी सी बात है कि इकट्ठे रह रहे हैं और इस तरह की कोई इंतहा पसंदी अगर होती तो फिर किसी मतलब वजूद का बरकरार रखना मसला बन जाता है ना। जैसे आज मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो गया हुआ है, तो ऐसी कोई सिचुएशन कभी नहीं बनी। मतलब उन्हें वजारतें मशावरतों में भी शामिल रखा गया, यहाँ तक कि बाज़ बादशाहों ने तो रिश्तेदारियों तक भी कायम कर ली और उस पर कोई मतलब कोई फतवाबाजी भी नहीं हो गई है क्या है क्या नहीं है। तो यानी उस वक्त मजहबी तबके के अंदर भी कोई इतनी इंतहा पसंदी वाली बात या शिद्दत पसंदी वाली बात हमें नहीं मिलती। एक ये दौर ऐसा रहा है जिसमें एक मरटा तारीख रही है कि जिसमें एक रेजिस्टेंस और कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लेकिन उसकी नोयत हमेशा सियासी रही है, मजहबी उसको यानी तौर पर नहीं देखा गया। अब जो जाके सूरत हाल बनी है ये समझ लें कि 1857 तक मुसलमान और हिंदू यानी 1857 की जंग आज़ादी भी मिल के लड़ी है इन्होंने, तारीख़ी हकीकत है। अब असल देखें अगर ना तो ये तो अंग्रेज़ की ज़रूरत थी, वो जो एक पॉलिसी होती है ना डिवाइड एंड रूल की, उस पॉलिसी के तहत कि भाई उसने अगर हिंदुस्तान के जो आबादी है उसको डिवाइड करना है तो किस बुनियाद पे करेगा, तो उसने हिंदू मुस्लिम मसले को बनाया।
और मुसलमानों से उसने इक़्तिदार छीना था और उसे ये ख़तरा था कि मुसलमान जो है वो रेजिस्ट करेंगे और मेरी हुकूमत जो है ना उसको अनस्टेबल करेंगे। जबकि वो इस पॉलिसी के तहत उसने हिंदुओं को अपने करीब लाया और फिर ये कि बड़े तरीके से जहर फैलाना शुरू किया कि मुसलमानों ने आपके साथ ये ज़्यादतियाँ की, वो ज़्यादतियाँ की, और ये सारी तकरीबन उन्हीं की फैलाई हुई बातें हैं कि फ़लाने मंदिर की जगह पे मस्जिद बना दी और ये कर लिया और वो कर लिया। और इससे फिर उन्होंने एक नफ़रत हिंदुओं के अंदर पैदा की और ये भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फिर तहरीक पाकिस्तान पे मुंतज हुई। लेकिन आप उस वक्त भी देखें कि मुसलमान माशरा मुनकसम था, यानी उस वक्त भी मुअस्सर जो आपके सियासी लोग थे वो ये समझते थे कि हमें हिंदुओं के साथ ही रहना चाहिए, यानी अबुल कलाम आज़ाद हों या हमारा उलमा का तबका भी अगर आप देखें ख़ास तौर पे जो मुअस्सर क़यादतें थी वो उसी तरफ थी। लेकिन ये कि चूँकि वो जो भी प्रोपेगेंडा था वो असर कर चुका था और उसके असरात आम मुसलमान महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्हें वो मुस्लिम लीग की बात जो है ना वो पसंद आई। और बल्कि किसी मौके पे अगर कायद-ए-आज़म ने कैबिनेट मिशन प्लान मंजूर कर लिया था, यानी एक दर्जे में वो साथ रहने के लिए तैयार हो गए थे, तो रिजेक्शन अगर आप देखें तो उस तरफ से हुई है कि एक ऐसा इंतहा पसंदना बात की गई कि जिसके बाद कायद-ए-आज़म के लिए, यानी अगर कोई साथ आ जाएगा तो फिर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद फिर कौन मौका देता है, ठीक है, तो वो एक बहाना बन गया। तो उन्होंने अपनी कही हुई बात से विड्रॉ कर लिया। तो यानी ये जो नफ़रत का बीज, मुख्तसर आपके सवाल का जवाब ये बना ना कि नफ़रत का बीज अंग्रेज़ ने बोया है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको फिर बढ़ा दिया जाता है और उसके नतीजे में ये फिर एक अमल का रद्द अमल शुरू हुआ। जब एक तरफ से नफ़रत होती है तो दूसरा फरीक भी नफ़रत करता है। और अंग्रेज़ के जाने के बाद चूँकि मुसलमान ये ख़तरा महसूस कर रहे थे कि जिस दर्जे पर अब जो ज़हनियत बना दी गई है हिंदुओं की, वो हमें हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे और वो वाला जो जिसे हमारा दौर था उनके लिए जब इनका दौर आएगा तो हमारे लिए वैसा नहीं होगा। और हम हैं अक़लियत में, ये अक्सरियत में, तो अब तो जमहूरी उसूल पर हुकूमतें बनती हैं तो वो इन्हीं की हुकूमत बनेगी। और जब उन्होंने मुंह से कह भी दिया कि जनाब जब एक दफ़ा आप हमारे साथ आ जाएंगे, यानी वो जो एक ख़तरा या खौफ मुसलमानों ने महसूस किया कि हमारी शनाख्त को भी ख़तरा होगा, हमारे माश को भी ख़तरा होगा, हमारे सियासी हुकूक भी तल्फ होंगे, यानी जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है इसका अंदाज़ा उस वक्त एक आम मुसलमान को भी था। और इसको आवाज़ दी फिर कायद-ए-आज़म ने। तो यहाँ से अब वो जो मुनकसिम हो गया और उस वक्त तक तकसीम का जो भी एक यानी जो ज़ाहिर जो चीज़ रखी गई थी वो ये थी कि इससे पुरअमन तौर पर ये दोनों अक़वाम आपस में रहेंगी। यानी तकसीम कोई लड़ने के लिए नहीं हुई थी कि आपने 65 की जंग लड़नी है और 71 की जंग लड़नी है और फिर हमेशा लड़ते रहना है। तकसीम इसलिए हो रही थी कि ये पुरअमन हल है हिंदू मुस्लिम मसले का, ठीक है ना। वो हिंदू मुस्लिम मसला पैदा तो हो गया, अब इकट्ठे रहना यानी एक ख्याल था ये कि मुमकिन नहीं है, इसके लिए मुनकसिम करना ज़रूरी है। तो यानी अपनी अपनी जगह पे दोनों अमन से रहें, ये था उसका वो। अब ये तो वो किताबी बात थी ना, अब जिन्होंने तकसीम किया था उनकी अपनी मर्जियाँ थी जो आगे फिर सामने आई। मतलब पाकिस्तान आप बना रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, और अल्लामा इकबाल की ख्वाहिश भी यही थी और कायद-ए-आज़म की भी हम मानते हैं यही होगी। उनके साथ जो कुछ और लोग भी थे चंद एक जिनकी ये हो सकती है, लेकिन अजीम अक्सरियत तो ऐसी नहीं थी ना जो लीडरशिप में थी। वो तो अपनी जागीरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान हासिल करना चाह रहे थे। बाकी ये है कि अंग्रेज़ क्यों, अगर अंग्रेज़ ना चाहता तो नहीं बन सकता था, अंग्रेज़ ने भी चाहा कि बन जाए, तो वो क्यों उसने चाहा, उसकी अपनी सोच हो सकती है, उसका अपना एजेंडा होगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को फिर दोबारा देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ ने पाकिस्तान बनाया, ठीक है, बल्कि जो खालिद साहब ने कहा कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ ने बेसिकली वो बनाई थी और उनकी ज़रूरत थी यहाँ पे होने के लिए। अगर उससे भी आप पीछे चले जाए तो ये जो खित्ता था, जब यहाँ पे मुसलमान आए उस वक्त यहाँ पे हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये बहुत सारे लोगों के लिए अचंभे की बात हो सकती है, लेकिन हिंद का जो लफ्ज़ है ये अरबों के यहाँ मुश्तमिल था। वो इस्तेमाल करते थे हिंद और सिंध के दो हिस्सों के लिए। तहजीब जो है, जो एक सिंध की तहजीब थी और उससे आगे सरहिंद हम कहते थे कि वो जहाँ दरिया ब्यास शुरू होता है और उससे अगला जो इलाका है उसको हिंद कहा जाता था, ठीक है।
तो ये अरबों से, ये लफ्ज़ ही अरबों से आया। और हिंदू का जो लफ्ज़ है वो भी जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव में हमेशा लिया गया है, उसका मज़हब से कोई ताल्लुक कभी नहीं था कि जो इस खित्ते के रहने वाले थे वो हिंदू थे। और यहाँ पे अगर आप टेक्निकली ये देखें तो 1930 के अंदर जो अब हरिजन या उस वक्त अछूत कहलाते थे, उनके लीडर जो थे डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे उस वक्त कहा था कि उनके जो करोड़ों लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं और वो किसी और मज़हब में जाएंगे। उसमें खुद उन्होंने बाद में जो है ना वो मुसलमानों के लिए उनके साथ उन्होंने बहुत सारी जो है क्या कहते हैं नशिस्तें रखी, मुख्तलिफ उलमा से मिले और उनसे कहा कि इस्लाम में मसावात है तो हम इधर आना चाहते हैं। लेकिन फिर उसकी खैर एक अलग वो थी कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे भी उस तरह की मसावात नहीं है। वो कहते हैं कि जो मजहबी तबका है यहाँ पे भी उसी तरीके से वो जो ब्राह्मण वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी पाया जाता है। उनके तनाजुर में उन्हें जो नज़र आया उस वक्त, फिर खुद डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो उन्होंने जो बुद्ध मत इख्तियार कर लिया था वहाँ पे। और उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने अपने आप को अलग, जब ये मुसलमान इसकी जिद्दोजहद कर रहे थे अलग इलेक्टोरल रोल का, जुदागाना इंतखाब का, तो उन्होंने भी इसकी डिमांड की थी कि हमें भी अलग मिलना चाहिए, जिसके ऊपर गांधी जी ने मरण बल रखा था। उन्होंने कहा था कि मैं तादम मर्ग भूख हड़ताल करूंगा कि अगर आप लोग जो है ना वो करेंगे। और बाद में फिर उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के नतीजे में उन्होंने दोबारा हिंदू मत के अंदर जो है ना वो अपने आप को कंसीडर किया। आज भी जो हरिजन हैं वो भी अगर देखें मजहबी तौर पे तो वो तो मंदिरों के अंदर उनका दाखिला आज भी मना है, आज भी वो नहीं हो सकते। तो ये मजहबी मामला था नहीं। ठीक है। ये इस चीज़ को मतलब बड़ा क्लियरली कि मुसलमानों के, हिंदू और मुस्लिम की कभी लड़ाई नहीं रही। यहाँ पे जो लड़ाई थी वो हमेशा सियासी लड़ाई थी। डॉक्टर साहब ने अपना खालिद साहब ने अभी एक जिक्र किया कि जब मराठे आए तो उन्होंने यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम की एक राम राज का सबसे पहला नारा जो है ना मराठों ने लगाया था इस सरजमीन। लेकिन वो भी इतनी सियासी लड़ाई थी। मज़े की बात यह है कि अगर आप उसको देखें तो मराठा जो फौज थी उसमें जो तोपखाना था उसका इंचार्ज इब्राहिम गारदी था जो एक मुसलमान था। और अहमद शाह अब्दाली जब उसके मुकाबले में पानीपत की तीसरी लड़ाई में आया तो इनकी सप्लाई चेन का जो कमांडर था वो एक हिंदू था। तो ये चीज़ें जो है ना जिस तरीके से बाद में अंग्रेज़ों ने इसको हिस्टोरिकल जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, ये कभी भी नहीं रहा। शिवाजी जिसको बहुत आजकल हिंदू में जो महाराष्ट्र के अंदर जो है ना महाराष्ट्र लीडर उसे माना जाता है और उसको कहा जाता है, शिवाजी की अफजल खान जो मुसलमान उसके साथ उनके जितने मार के हुए तो शिवाजी के जितने साथी थे वो जिन 3 लोगों के नाम आते हैं वो तीनों मुसलमान थे और अफजल खान के साथ जाने वाले 3 लोग जो थे वो तीनों हिंदू थे। तो ये सूरत हाल थी कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की वो जो ये इससे मतलब जितनी भी इसकी मिसाल है, मतलब हिंदुस्तान की तारीख में जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं, हल्दी घाटी की एक लड़ाई जो बहुत मशहूर मानी जाती है जो राजा मान सिंह और अकबर के दरमियान हुई वहाँ पे। तो अकबर का जो है वो जो कमांडर इन चीफ है वो एक हिंदू है और दूसरी तरफ जो हिंदुओं की फौज है उसका कमांडर इन चीफ एक मुसलमान है। तो अब मैदान में लड़ने वाले दोनों जो है वो हिंदू मुस्लिम अलग हैं और जो पीछे उनके जिन बादशाहों के लिए वो लड़ रहे हैं वो दोनों दूसरे मजहब से रहे। तो यहाँ पे ये कभी तकसीम थी ही नहीं। इसलिए जब अंग्रेजों ने क्रिएट किया तो उन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया और हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके एक ऐसी तारीख बनाई कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, बायस्ड और मतलब या डिस्टॉर्टेड, मतलब वो ज़ाहिर फसाद बर्पा करना। मतलब एक चीज़ महमूद गजनवी के लिए कहा गया कि उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। हमारे यहाँ भी लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं उसे, लेकिन वो कहते हैं कि पहली दफ़ा एक अंग्रेज़ ने ये बात लिखी है, उससे पहले कि जितनी हमअसर तारीखें हैं जो महमूद गजनवी से लेकर उस वक्त तक आई हैं उसमें कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ इतना जिक्र है कि जब वहाँ पे लड़ाई हुई गुजरात काठीवार के अंदर तो जो सोमनाथ का मंदिर था उसको भी नुकसान पहुँचा वहाँ पे जो मंजनीकों से गोलाबारी में, और महमूद गजनवी ने बाकायदा तौर पे उसको दोबारा उसकी जो है ना मुरम्मत करवाई वहाँ पे और उसके ऊपर जो क्या कहते हैं उसके लिए जो गांव थे जिनका महसूल जो है ना इकट्ठा होकर उसके चले वो मुकर्रर किए वहाँ पे। और फिर रास्ते में अगर आप देखें तो महमूद गजनवी जब गजनी से चला है तो उसे गुजरात के साहिल तक जाने में जितना तवील अरसा लगा रास्ते में हजारों के हिसाब से मंदिर थे, तो किसी मंदिर को नहीं, खुद बुद्धा के मुजस्समे जो गजनी से बिल्कुल साथ में बामियान में थे वो अभी तालिबान ने आकर तोड़े हैं,
उस वक्त वो भी कायम थे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बनाएगी। औरंगजेब आलमगीर के बारे में ये कहा गया कि उसने मंदिर तोड़े, लेकिन जितने मंदिरों के बारे में खुद हिंदू जो राइटर्स हैं उनकी किताबें लिखी हुई मौजूद हैं, और उस वक्त की दस्तावेजात आज भी आर्काइव का हिस्सा हैं कि जिसमें हजारों मंदिरों को बाकायदा तौर पे वहाँ किया गया, उनके लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए गए वहाँ पे लोगों को। और औरंगज़ेब का बड़ा मशहूर कौल था, उसने वो कहा कि मैं किसी को उससे किसी जब वो खुसूसन जो फतावा आलमगीरी के जब तदवीन हो रही थी तो उस वक्त किसी आलम ने कहा उससे कि जी आपने फ़लाँ 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 हिंदुओं को बड़े ओहदे दे दिए हैं, तो उसने कहा कि मैं ओहदे अहलियत की बुनियाद पे देता हूँ, मज़हब की बुनियाद पे नहीं देता। ये औरंगज़ेब का कौल है जो उसके ऊपर, तो उसको भी बना के तो ये वहाँ तक उसको लेके आए। उसकी जो शक्ल थी वो हमें उस वक्त ही नजर आना शुरू हो गई थी जब 1857 से आगे चलना शुरू हुआ। मतलब उन्होंने स्ट्रेटेजी तो बनाई ना कि इसको इनका इत्तेहाद उन्हें करना चाहिए था। उनकी जरूरत थी, उसके बगैर तो वो रह ही नहीं सकते थे। उन्होंने देख लिया था कि 1857 की देखें, अच्छा इसमें भी एक 1857 की जो जंग थी उसमें जो बादशाह बनाया गया वो बहादुर शाह जफर को बनाया गया था, और जो बहादुर शाह जफर के लिए जो उसका खराज तहसीन लिखने के लिए या उसको जो पहला खत जो उसे लिया इंडिपेंडेंट का, वो वही मरहटा जो लेगेसी थी जिसे वो था, उसका जो उस वक्त का था, मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा, वो पहला खत उसका था जिसने उसे शाह हिंदुस्तान करके जो है ना उसको मुखातब करके उसने लिखा। इसी तरह मतलब ये तो खैर बहुत हो जाएगी सिखों के उसको, लेकिन शॉर्ट जो है ना अहम पॉइंट्स हैं, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें वाकई हमारी डिस्कशन में भी नहीं होती, और बस एक असल में अब जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं क्या हिंदू क्या मुसलमान ना, उसमें ये चीज़ें बहुत अजीब मालूम होती हैं। बिल्कुल ये सर वो आपको याद होगा कि वो इनके एक ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप है, वो काफ़ी वॉलंटियर्स हैं फैक्ट चेकर के नाम से, तो वहाँ जो एक अभी भी इसी तरह का प्रोपोगेंडा पहले अंग्रेज करते थे, अब वो इंतहा पसंद हिंदू करते हैं, और जो बाइस्ड या ख़ास किसी एजेंडे के लोग हैं और इस तरह की बेबुनियाद जिसे कहते हैं ना बहुतानबाजी और उसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड करना, वो एक जैसी बातें हैं जो इधर ये हिंदू इंतहा पसंद फैलाते हैं। हाँ। उधर वेस्ट में जो वाइट सुप्रीमेसी की तहरीक चला रहे हैं ना वो भी बिल्कुल दोनों की बातें। वहाँ पे भी अब हालात उनके लिए भी बड़े तंग है। अगले दिन जो खबरें आई हैं फैक्ट चेकर के हवाले से, जितने भी सहाफ़ी इंडिया में काम कर रहे हैं उन खबरों की वो तस्दीक करते हैं, उनके हवाले से जो फेक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है उसको काउंटर किया जाता है। तो सर मैं आपकी तरफ आता हूँ कि देखें ये बात तो चले एक हमने एक कंसाइज हिस्ट्री को तो देख लिया, उसके ऊपर नजर दौड़ा रही। हमें कांग्रेस एक बहुत मुनज़्ज़म पार्टी लगी, कांग्रेस एक सेकुलर चेहरे के साथ आई, उसके अंदर एक उनका जो बयानिया था जिसमें हमारे बहुत से मुसलमान लीडर और बड़े टॉप के लीडर्स अबुल कलाम हैं, फिर हमारे जमीयत उलमा हिंद हुसैन अहमद मदनी, इस तरह के बहुत से लोग जो है उनके साथ शरीक भी हुए और बड़े अहम ओहदों तक भी वो कांग्रेस में रहे। सेकुलर चेहरे के साथ इंडिया आया कि हम जो है यहाँ पर अक़लियतों का, और सबसे बड़ी अक़लियत क्या थी या दूसरी बड़ी अक्सरियत कह लें मुसलमानों की है, हम उनके हकूक़ का ख्याल रखेंगे। ये सेकुलर चेहरा था हिंदुस्तान का जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई। इस सारे अरसे में जो 70-75 साल गुजरे, ये सेकुलर से मोदी तक का सफ़र, अगर ये आप बता दें कि ये शिफ्ट और ये पैराडाइम ये चेंज कैसे हुआ, या ये चेहरा पहले ही ये था? असल में ये ज़रा थोड़ा ठंडे तरीके से समझने की ज़रूरत है, समझाएं फिर। और इसमें थोड़ा सा अपना दिल भी बड़ा करना पड़ेगा, सीधी बात। ठीक है, इसके बगैर ये चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है, इसमें उस नुक्ता नज़र को छोड़ो जिस नुक्ता नज़र के तहत हमने पाकिस्तान बनाया था। इसमें अब वो जिन्होंने हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा की थी अंग्रेज़, उनके नुक्ता नज़र से देखो चीज़ों को। 1857 के बाद एक तरफ उन्होंने ये नफरत के बीज बोए, 1857 ही के बाद उन्होंने कमीशन बैठाया कि भाई क्यों ये रेजिस्टेंस मूवमेंट उठी है, क्यों आज़ादी की तहरीक उठी है। ठीक है, पता चला यार इनकी अपनी सिविलाइजेशन है और ये वेल एजुकेटेड हैं और ये खुशहाल भी हैं, मजबूर नहीं है, हमारे आगे हाथ नहीं टेकते। ठीक है, तो ये हमें घास नहीं डालेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। ठीक है, मशरक मगरब का क्लैश है। अच्छा, अब उसके नतीजे में अब क्या करना है, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ये कोई नई बात तो नहीं है कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। यानी वो लॉर्ड मैकाले था उस कमीशन का सरबराह जिसने ये तालीमी निज़ाम ये फाइंडिंग्स जमा कराई, और फिर वही था कि जिसने उसके लिए एक एजुकेशन प्लान जो है ना वो वज़ा किया। तो वो हिंदुओं के लिए भी था, वो मुसलमानों के लिए भी था। ठीक है, यहाँ से वो चला है सिलसिला। ठीक है, और फिर इसके नतीजे में उन्होंने एक काम और किया, यानी वो मैनेजरियल किस्म का था कि भाई एक दरमियानी लेयर पैदा करनी है। डायरेक्ट गोरा अगर किसी मशरकी को हुक्म देगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा,
बीच में एक काला होना चाहिए कि जो जहनी तौर पर तो पूरी तरह उसने हमारी तहजीब को इख्तियार कर लिया हो, लेकिन यह है कि कम अज़ कम शक्ल सूरत में तो लोकल होने की वजह से लोग उसकी बात मानेंगे। तो ये सारा आपका ये जो है ना, ये अफसरशाही या बाबूगिरी, ये उसके लिए एक एजुकेशन और यानी पूरा एक निज़ाम बना, ये एकेडमियाँ बनी और ये जो सारे स्कूल बने जिनमें हॉस्टल थे। हॉस्टल इसीलिए थे ना कि यहाँ के एटिकेट्स भी सीखने हैं, सिर्फ यानी अपने वाले छोड़ने हैं, हमारे वाले सीखने हैं। सही हो, खड़े होकर पेशाब करने का तरीका सीखना है, बाएं हाथ से खाना खाने का तरीका सीखना है, ये सारा कुछ सीखना है ना पूरी तरह वो। तो ये सिलसिला चला है। अब जब वो गए हैं ना, तो वो असल में ये इंश्योर करके गए हैं कि ये उनके वायसराय हैं, ये जो पूरा एक वो तैयार करके गए ना। अच्छा, ये तो खैर ये अफसरशाही तो एक तरफ है ना, साथ ही वो पूरा उधर हिंदुओं के यहाँ भी होगा, इधर हमारे यहाँ जो भी शयूख थे, मशाइख, ये भी तो एक पूरा यानी सेटअप था ना। उलमा में भी था जो वो उनके साथ राब्ते वाले लोग थे, नवाब जागीरदार तो बनाए ही उन्होंने थे सारे। ये पूरा एक सेटअप छोड़ के गए थे, ठीक है, और इसके ज़रिए वो चाहते थे कि वो कंट्रोल में रखेंगे। उधर थी कांग्रेस जो एक बड़ी मजबूत सियासी जमात थी। अब ये है जो मैं कह रहा था कि मुश्किल से शायद आज़म हो। अब देखें, गांधी बहुत बड़ा स्टेचर है ना, दुनिया मानती है, कोई गांधी मतलब कोई मामूली लीडर नहीं है। उसके साथ बाकी उसकी एक पूरी टीम भी है। भाई अबुल कलाम आज़ाद जैसा बंदा भी उसके साथ है ना। तो वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ऊपर से लेकर नीचे तक कैडर्स हैं उसके, मुनज़्ज़म जमात है उस दौर में, ठीक है। उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग एक तहरीक है, ये बाकायदा पार्टी नहीं है। खाकसार होते तो वो पार्टी थी, ठीक है ना, वो अगर बाकी होते आज तो वो यानी 47 में तो वो पार्टी थी। जमात इस्लामी उतनी बड़ी हो गई होती तो पार्टी थी, मुस्लिम लीग पार्टी नहीं थी, वो तहरीक थी। उसमें चंद लीडर थे कि जो वो क्राउड पुलर थे, और उसकी वजह से वो तहरीक आगे चल पड़ी थी। चुनाचे ये हुआ कि जब तकसीम हो गई तो यहाँ तो वो क़यादत 2-3 सालों में 4 सालों में ख़त्म हो गई। वो जो मुखलिसिन की क़यादत 4 सालों में मतलब कायदे आज़म फौत हो गए, लियाकत अली को गोली लग गई, शहीद हो गए, तो वो तो ऊपर से कर दी गई साफ़, पीछे रह गए नवाब लोग, ठीक है, और उनके फिर आपस के फटे, और 58 तक यानी 11 सालों के अंदर अंदर उनका असल वायसराय हुक्मरान बन चुका हुआ था, ठीक है। अगर कोई शक हो तो आज भी जाके ना वो जब बना था तो उसके बाद जब वो बरतानिया गया तो उसको जो प्रोटोकॉल दिया गया वो वायसराय से ज़्यादा था। और यानी ये सारी अगर आप उसको समझे तो, और ये यानी पाकिस्तान तो वापस चला गया पूरी तरह, कोई ख़तरा अगर आज़ादी का था तो ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ इंडिया से ख़तरा था कि एक तो आज़ाद मुल्क हो गया है, कांग्रेस है, और ये जो है ना ये इस बहरहाल इंडिया के लिए सेकुलरिज्म ही मौजू था उनको जमा रखने के लिए, जितनी कौमियतें वहाँ, ठीक है। हमारा लाख इख्तलाफ हो सेकुलरिज्म से, लेकिन इंडिया के लिए सबसे मौजूद चीज़ वही थी, ठीक है। उसके नतीजे में ये हुआ कि बहरहाल इंडिया को काबू में रखने के लिए फिर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया। हमारा जो दाल रोटी चलती रही, इसलिए चलती रही, इमदाद इसलिए मिलती रही कि हमने एक रोल प्ले करना है। वो गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक का हिस्सा है, वो गैर जानिबदार ममालिक, वो जो कम अज़ कम बज़ाहिर वो किसी का हिस्सा वो नहीं है, ठीक है, अलाई नहीं है, ठीक है। हम पहले दिन से अमरीकी गड़े की मछली है। अच्छा, इसमें हिंदुस्तान का कसूर है, बड़े भाई उन्हें की हैसियत से समझदारी का मुजाहरा कांग्रेस को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमें पहले दिन से डरा के रखा, ये 4 साल नहीं निकालेगा, ये 2 साल नहीं निकालेगा, इसको हम हड़प कर लेंगे, इसे हम खा लेंगे, हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये क्या है ये। तो फिर हमें तो अपना वजूद बरकरार रखने के लिए ज़रूरत भी तो थी ना किसी की, सही, ठीक है। ये एक मजबूरी भी बना दी उन्होंने हमारी, मतलब वहाँ भी कोई इस मामले में समझदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। कोई शायद गांधी जिंदा रह जाते तो कुछ हो जाता, लेकिन वो उनको भी जो तो फिर जब साजिश होती है तो लियाकत अली खानी को तो गोली नहीं लगती ना, ठीक है, उधर भी लग गई। तो अब इस चीज़ को अगर आप देखें तो यानी वहाँ स्टैब्लिशमेंट या जो अंग्रेज़ के वायसराय थे वो वहाँ पे काबिज नहीं हो सके, लेकिन जो तहरीक पहले से चल रही थी इंतहा पसंदी की, ये 1925-26 कब बनी थी, आरएसएस 1927 में बनी, ठीक है। उस वक्त से ये सिलसिला तो चल रहा था। अब उसको आप, और ये हमेशा यही होता है कि आपने वहाँ देखना होता है वसाइल क्या हैं, उन्हीं पर इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। वो एक सिलसिला शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और अब आप देखें गांधी की असैसिनेशन हुई है, इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई है,
राजीव गांधी की असैसिनेशन हुई है, ये ऐसे ही तो नहीं हो गया, ठीक है ना, ये सारे मारे गए हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी इसको मेन स्ट्रीम में लाया। और फिर आप ये देखें कि गुजरात के वाक़यात हुए, उससे मोदी यूरोप बना, फिर अब वो मोदी जो है ना वहाँ पे वज़ीर आज़म कहें या डिक्टेटर कहें, जो भी कहें, हैसियत उनकी यही हो गई है। अब इससे तो यानी एक इंतहा पसंदी यहाँ पैदा की गई जो ज़रूरत थी यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की इंडिया के ख़िलाफ़, फिर उसको जहाद का नाम दिया गया। उसे आप फसाद कहें, वो कोई इस्लामी जहाद किधर था यार, किसी भी तरह से नहीं था। ठीक है। और आपको पता है मौलाना मौदूदी ने शुरू में जो है ना जहाद कश्मीर के हवाले से भी बात की थी, ये कोई जहाद करने के तरीके नहीं है जो आपने जिस तरीके से शुरू कर दिया है। वो जहाद के मुखालिफ नहीं थे, वो उसकी सही शराइत के कायल थे कि करना है तो एलानिया करो, ये क्या जो है ना आपने काम शुरू किया हुआ है। तो इधर वो इंतहा पसंदी, वो नफरत बढ़ाने वाला काम जो अंग्रेज़ का था, तो वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के छतरी तले हुआ है। और एजेंडा आप समझ सकते हैं कि किसका था। उधर वो काम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली होता रहा उस पे, आरएसएस पे। नतीजा ये है कि कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म हो गई, और यानी ख़त्म हो गई मतलब सियासी तौर पे गैर मौसर हो गई, और बीजेपी अब छा गई। इंडिया का असल चेहरा आरएसएस, मतलब वो जो वहाँ पे हम जहाँ पहुँच गए थे 58 में, ठीक है ना, तो यूँ समझ लीजिए कि बीजेपी प्रॉक्सी है उन्हीं की, वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है ना। अब उन्हें ये नज़र आ रहा है कि जी हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, और ये हमें भी 58 में बहुत नज़र आ रहा था कि जी हम तरक्की कर रहे हैं। ये अभी कुछ अरसे में इंडिया को पता चलेगा कि ये हुआ क्या हमारे साथ, ठीक है ना। हम तो पहुँच गए ना जहाँ पे हमने पहुँचना था, अब हमारे आगे या तो खात्मा है या हम उठ खड़े होंगे, क्योंकि हमें अब यानी इंडिया को कोई वहाँ पे सोचने वाला बंदा है ना, कोई भी अगर है, एक बात सोचे, अगर वेस्ट पाकिस्तान को 60 साल खिलाता रहे, क्यों खिलाता रहे, और आज आके उसने बंद कर दिया, एकदम हाथ उठा लिया, तो क्यों उठा लिया? तो अगर खिलाता इसलिए रहा है कि हमने इंडिया को काबू करके रखना है, तो आज अगर हाथ उठा लिया है तो इसलिए उठा लिया है कि इंडिया काबू हो चुका है, अब हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम पर इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए IMF मायदा नहीं कर रहा ना, इसलिए हमसे सारा यूरोप दूर हो रहा है ना, कि अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है, कहानी ख़त्म। जब तक आपकी ज़रूरत थी आपको खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया सब होता रहा, इमदादें मिलती रही, आप अयाशियाँ करते रहे, ठीक है ना। लेकिन ये कि अब वो नहीं मिलेंगी आपको, क्यों नहीं मिलेंगी, अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब वो ज़रूरत ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? कि अब वो जिनको हमने गुलाम बनाना था वो बन चुके, तो नुकसान हमारा नहीं हुआ है। हमें तो चलें फिर हमने 60-70 साल निकाल लिए, क्योंकि हम इसी हालत में 47 में भी थे जिसमें आज है ना, हम 47 में भी इसी हालत में थे, इससे बुरी हालत में थे। अब हमने देखना है कि हमने सर्वाइव करना है या मरना है, ये तो चलें अभी बाद में तय होगा, हमारे लिए 50-50 है, ठीक है। लेकिन इंडिया पूरी तरह फंस चुका हुआ है, और उन्हें किसने फंसाया है? कांग्रेस ने नहीं फंसाया, बीजेपी ने फंसाया है, और पीछे अंग्रेज की एस्टेब्लिशमेंट है ना। ये आलमी ग्लोबल विलेज बनना है, बस आपसे भी है कि ये ग्लोबल विलेज बनना है ना, तो ग्लोबल विलेज को कौन रेजिस्ट कर रहा था? तो वो उसने सरेंडर किया है ना, ये है मसला। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना ताल्लुक है आरएसएस से, जिस हम आलमी एस्टेब्लिशमेंट। मैं जो थोड़ी सी बात जो है ना, चूंकि आपने इंतहा पसंदी की बात की थी, तो इंतहा पसंदी की एक पैरेलल पूरी हिस्ट्री है, ठीक है। देखिए, कांग्रेस जब बनी है 1885 में, तो वो एक अंग्रेज ने बनाई थी, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को ये बावर कराया जाए कि हुकूमत से, बल्कि उसकी बड़ी वो थ्योरी है कि वो कहा कि यहाँ के लोग कोई बात होती है तो वो लड़ने मरने पे उतर आते हैं, तो इन्हें ज़रा ये दिया जाए, तरीका सिखाया जाए कि भाई ये एहतजाज पूरा मन एहतजाज के जरिए भी माना जाता है। और जो पहला एहतजाज था वो अंग्रेज़ों ने किया था यहाँ पे। वो हुआ ऐसा था कि एक अंग्रेज़ का केस जो है वो देसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ, उसने कहा मैं तो नहीं पेश होता इसके ऊपर, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं जनाब एक हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाऊं, और वो मजिस्ट्रेट और मैं उसके सामने जो है ना अपना मुलज़म की हैसियत से पेश हूं। तो उसने इनकार कर दिया। उसने इनकार किया तो मजिस्ट्रेट ने सज़ा सुना दी। उस सज़ा के ख़िलाफ़ यहाँ पे बर्रे-ए-सग़ीर में जो रहने वाले अंग्रेज़ थे उन्होंने सबसे पहला प्रोटेस्ट किया, ठीक है, और वो प्रोटेस्ट कामयाब हुआ, मुज़ाकरात हुए, और उसके बाद
उससे ये पहली दफा हुआ कि उसको एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया जाता रहा कि जी ये सिर्फ ये हाल नहीं है कि आपको अगर कहीं है तो आप बंदूक उठाएं या छुरी उठाएं और किसी पे हमला कर दें, ये ऐसे भी हो जाता है। तो ये पहली दफा मतलब अंग्रेजों ने लाए इसे। लेकिन हुआ ये कि जब कांग्रेस थोड़ा सा चली ना आगे तो उसके ऊपर जो इंतहा पसंद हिंदुओं का एलिमेंट था वो आहिस्ता आहिस्ता उसे ग्रिप करना शुरू कर दिया उसने। और 1907 में ये हिस्ट्री मौजूद है, उसको चेक किया जा सकता है कि 1907 में कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा जिसे जो है ना वो लिबरल कांग्रेस कहा जा सकता था और दूसरा हिस्सा वो था जिसे एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस कहा या मजहबी कह लें उसके अंदर जो, और लाल बाल पाल तीन जो है ना वो लीडर्स थे जो हिंदुओं के अंदर। तो उन लोगों ने, अच्छा ये तीनों जो है ना वो हिंदू महासभा के कारकुन थे, जो हिंदुओं की एक एक्सट्रीमिस्ट तंजीम पहले से मौजूद थी, ये उसके कारकुन थे और ये कांग्रेस में आए थे और इन्होंने बिलाखिर कांग्रेस के ऊपर अपना गलबा वो किया। फिर ये चलता रहा 2007 से अपना 1907 से लेकर ये 1914 तक कांग्रेस दो हिस्सों में। फिर इनका एक पैचअप हुआ और उसके अंदर कुछ जो रूल्स तय हुए और फिर कांग्रेस जो है ना वो वापस शामिल हुई। अच्छा, जब वापस शामिल हुई तो फिर उसके बाद जो लिबरल अनासर थे वो जब आए तो उनकी वजह से यहाँ पे मुसलमानों का जुदागाना इंतखाब जो है उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया। 1916 का जो मायदा है जो लखनऊ पैक्ट कहलाता है उसके अंदर ये मान लिया गया कि मुसलमानों का इंतखाब अलग होगा, मुसलमान अपने लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो खुद बनाएंगे, हिंदू अपने लिए खुद बनाएंगे और इसी तरीके से जो है ना वो चलता रहा 1939 तक। खैर उसकी एक तवील है, लेकिन हिंदू महासभा उसके साथ चलती रही। फिर जब वेस्ट के अंदर पहली जंग अजीम के खात्मे के अंदर जब फाशिज्म ने दोबारा वहां पे जन्म लिया और वो पॉपुलर हुआ तो यहाँ पे भी उसी फाशिज्म से मुतासर होकर आरएसएस की बुनियाद रखी गई, वही जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें थी। और आरएसएस, याद रखिएगा कि आरएसएस जो है वो सियासी तंजीम नहीं रही थी, उसका सियासी चेहरा जो है ना हमेशा कांग्रेस रहा। वो अपने आप को कहते थे कि हम वेलफेयर की तंजीम है, अच्छा। हम हिंदुओं के लिए वेलफेयर करते हैं, उनको मुनज़्ज़म कर रहे हैं, उनके लिए शाखाएं उनकी बनती थी, वहाँ पे वो खाना दिया जाता था, वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको वो मुनज़्ज़म किया जाता था, लेकिन कभी भी उससे नहीं। और आरएसएस का जो लीडर थे कई ऐसे थे कि जो कांग्रेस के साथ थे और वो जो है ना हमेशा ये कहते थे कि हम जाती हैसियत में जो है ना वो कांग्रेस का साथ देते हैं, आरएसएस की बुनियाद के ऊपर नहीं दे। और ये 1947 तक ऐसे ही चलता। और यहाँ पे ये है कि कहा गया कि जब मतलब जो कायद-ए-आज़म की भी इसके बारे में या मुस्लिम लीग की जो उस वक्त की क़यादत थी वो ये कहती थी कि जो फेस है ना वो 3 फेस हैं कांग्रेस के। एक फेस अबुल कलाम आज़ाद और हुसैन अहमद मदनी का है, ये मुसलमानों के लिए है। एक फेस गांधी का है और नेहरू का है, ये फेस है लिबरल्स के लिए जो मुसलमान या उसके अंदर है। और एक तीसरा फेस है जो हिंदुओं के लिए है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और असल फेस वही है, उसी के हक में जो है ना ताकत का मरकज वो है। ऊपर ये रहते हैं, इनको बज़ाहिर जो है ना सारी चीजें कहा गया कि ये उससे। और एग्जैक्टली 1947 में हुआ भी ऐसे ही, जैसे खालिद साहब ने कहा कि गांधी को असैसिनेट कर दिया गया। और उस वक्त की जो पोजीशन थी, ये जो आप कह रहे थे ना कि क्यों हुआ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पास एक चॉइस जो भी उससे पहले के मामला थे उसमें पाकिस्तान बन गया और तस्लीम किया कांग्रेस ने। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई जबरदस्ती मुसल्लत हो गया था, बल्कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत हुआ था उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान के साथ हुआ गया कि जो देसी रियासतें थी यहाँ पे, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट बनी उसने कब्जे करने शुरू कर दिए। वही अपना असल चेहरा और असल चेहरा तो खैर चले उसे हम नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो भी उसका था कि उन्होंने सबसे पहले नाइंसाफियां और कि जैसे मतलब जहां आपका जो दाव चला उसको आपने कर लिया। आपने जूनागढ़ ने पाकिस्तान से इत्तेहाद का ऐलान किया तो आपने कहा कि नहीं, इसकी जो है ना वो आबादी हिंदू है तो लिहाजा इसको जो है ना वो नहीं किया। आपने किया हुआ था कि जो राजा फैसला करेगा वो हो गया। कश्मीर के अंदर जो है ना आपने चेंज कर दिया, आपने कहा कि नहीं राजा का फैसला है तो वो आदमी है। हैदराबाद ने अलग रहने की बात की तो आपने उसके ऊपर पुलिस एक्शन किया और उसको कंट्रोल कर लिया।
आपने मशरकी जो पाकिस्तान है उसके साथ लगने वाली जो सिलहट के साथ की जितनी रियासतें थी उन सारी के ऊपर कब्जा किया, जो अब जो है ना 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाती हैं इंडिया की, ये छोटी छोटी रियासतें सबके ऊपर आपने बजोर कुव्वत कब्जा किया। तो उस कब्जे के नतीजे में ये हुआ कि पाकिस्तान के लिए जाहिर सी बात है कि सर्वाइवल था। सर्वाइवल सही, अगर हमने रहना है तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज तो। और फिर वो पूरे तौर पे जितनी भी हिंदू क़यादत थी स्वाय गांधी को छोड़कर, तो वो सारे यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को तो ये तो चंद दिन की बात है, इसको वापस हमने जो है ना वो हड़प कर जाना है। और फिर आपके जो वसाइल की तकसीम थी उसके अंदर आपने रुकावट की, जो वहाँ से फसादात शुरू हुए उस वक्त, उसका इतना बड़ा वो था कि मतलब आप ये देख लें कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है ना वो मशरकी पाकिस्तान से जो है ना उन्हें मगरबी पाकिस्तान की तरफ ज़बरदस्ती धकेला गया। जो यूपी और सीपी से आए, दिल्ली से आए, वो तो अक्सरियत ऐसी थी जो अब विलिंगली आए हैं, ठीक है। लेकिन जो बिहार में उससे पहले फसादात हुए और उनको धकेला गया, और एक बिल्कुल नौज़ायदा किस्म की ममलकत जो चंद दिन पहले वजूद में आई है, जिसके पास वसाइल की इंतहाई किल्लत है, वो इतनी बड़ी 10-12 लाख लोग अगर वहाँ पे बाहर से आ जाए तो उनको संभालना आज के दौर में भी बहुत एक बड़ा मुश्किल काम है। तो उस वक्त सोचें, तो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल इशू था तो उसने उस वजह से पाकिस्तान जाके उसने सेंटो और सीटो का अगर वो मेंबर ना मानता तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, ऑप्शन। और यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये डॉक्टर साहब ने एक वाकया बयान किया ना, जब वो इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर जो है ना उस वक्त पाकिस्तान में मोहम्मद अली बोगरा थे शायद, उनसे मुलाकात की और उन्हें मतलब ये बताया कि जी आप क्यों सीटो और सेंटो के रुकन बने हैं, और ये सारी बात हुई। तो कहते हैं वो बड़े शरीफ आदमी थे, तो उन्होंने बाद में कहा कि देखें इंडिया हमारा वजूद तो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने कहा हाँ जी, तो हम तो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमारी मजबूरी है। वो जो आपने सारी बात की है ना, तो ये 3 जुमलों में इंडिया हमारा वजूद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसके लिए हमें उनके सहारे की जरूरत है। ऐलानिया है ना ये, देखें ये कोई छुपी नहीं है कि जिसको हम कहेंगे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी के लीडर्स की तकरीरें उठा के देख लें, आरएसएस के लीडर्स की, वो तो अखंड भारत ही कहते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर हमने कब्जा करना है, हमने कश्मीर को वापस लेना है, हमने पिछले 3-4 सालों में खासतौर पर जो एक उसके अंदर एग्रेसिव आया और जो बिल आए, यार ये असल में अब देखें कहानी जो है ना ये यहाँ तक तो है ना, चले अब ये तो क्लियर हो गया ना कि इसमें उनका क्या रोल था और दखल था और बेवकूफ़ी थी कि वैसे तो वो बड़े सियाने बनते हैं, लेकिन ये कि ये तो अंग्रेज़ों के हाथों में खेले हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए दूसरी चीज़ की तरफ यार कि ये तो जो जैसे भी हम बन गए, एक हमारी नज़रियाती बुनियाद भी है, ठीक है। ये जहन में रखें, तारीख़ी वाक़या है कि क्या हादसा था कि मूसा अलैहिस्सलाम जाके फ़िरौन के घर पहुँचे। सबब कौन था? फ़िरौन था। फ़िरौन अगर बच्चे कत्ल करने के फैसले ना करता तो माँ को क्या ज़रूरत थी बच्चे को अपने संदूक में डालने की। लेकिन वो बच्चा जिसने बड़ा होना था वो बड़ा हुआ और उसी फ़िरौन के घर बड़ा हुआ, वहीं पल के बड़ा हुआ, ठीक है। फिर एक नया हादसा हुआ, वाक़या हुआ, इवेंट हुआ जिसने उस बच्चे को वहाँ से सहरा में पहुँचा दिया। 7-8 साल वहाँ उसकी एक नई तरबियत हुई। अब वो शहजादा नहीं है, अब वो बकरियां चराते हैं, ठीक है। वो वहाँ से नई एक एनर्जी लेके तो अब वो वापस आता है और अब एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट के एंड पे फ़िरौन को अपनी सल्तनत से हाथ धोने पड़ते हैं। मैंने लंबी स्टोरी को शार्ट करके बयान किया। हमारे हुक्मरान क्या थे, हम क्या हैं, हमारे किरदार क्या है, इसको एक तरफ रखते हैं, ठीक है। जो आइडियोलॉजी है उसको सामने रखें। हम नहीं सर्वाइव कर सकते थे, अल्लाह ने हमारी सर्वाइवल का बंदोबस्त किया, हमें इमदाद मिलती रही, हम खाते रहे, अयाशियों से रहे, हमने एटम बम भी बना लिया है यार, वो भी तो है ना, ये तो चीज़ है। हमने एक अच्छी फौज तैयार कर ली, हमारे पास एक मिसाइल टेक्नोलॉजी मतलब बड़ी आला किस्म की हमारे पास आ गई, हम कैपेबल हो गए, ठीक है। अब हम कोई 50s में नहीं हैं, ठीक है। अब आप नवाला नहीं हो सकता। हाँ, अब आप बालाकोट तशरीफ लाएंगे तो आपकी तशरीफ मतलब वापस जाने में दिक्कत महसूस करेंगे। अभिनंदन की तरह फिर अभिनंदन साहब इधर से जाएंगे वापस, उधर से वापस नहीं जाएंगे। यानी ये सूरत हाल अब बदल चुकी है और इस बदली हुई सूरत हाल में देखें दुनिया भी बदल चुकी है। अब वो हमें हाथ हमारा नहीं पकड़ने के लिए तैयार।
ये चीज़ व्यक्ति तौर पे ठीक है, आपके मोदी साहब यानी प्राइम मिनिस्टर हैं इतने बड़े मुल्क का, और वो ताने देने पे आ गए हैं कि ये टोकरी लेके फिर रहे हैं और जो है ना भीख मांग रहे हैं। ठीक है यार, ये बात सही है आपकी, लेकिन ये कि ये तो हमें अपने पाँव पे भी खड़ा कर सकती है ना, और होगा ही यही होना है, बिलाखिर यही होना है। और इस अरसे में यानी ये अगर हमाकत होगी जिसका कि ख़तरा है कि जब हम अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करेंगे तो ग्रीन सिग्नल मिलेगा इंडिया को कि भाई ये आप निप द इविल इन द बड, नहीं तो ये कल आपके लिए खतरा हो जाएगा, जिन खदशात का इजहार आप करते रहते हैं। ठीक है, ये और उनके लिए ये एक, जैसे सद्दाम हुसैन को ग्रीन सिग्नल मिला था कि आप कुवैत में दाखिल हो जाएं, या जैसे आजकल हमें ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि आप दहशतगर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका वारदात है। ठीक है, आप ये देखें कि कितना अरसा अरबों को ईरान से डराते रहे, तो ये एक कहानी है, एक तरीका है जो वो करते हैं। तो ये ग्रीन सिग्नल मिलेगा, और उस ग्रीन सिग्नल के नतीजे में अगर कोई वो किसी को कोई बड़ी रियासत बनाने का और वो क्या है जी महाभारत बनाने का ख्याल आ गया, ख्वाब देख लिया उसने, ये दर हकीकत कामयाब नहीं होगा। ठीक है ना, ये एक इसके पीछे, इस मुल्क के पीछे एक आइडियोलॉजी खड़ी है, ये समझ होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ठीक है, वक्ती तौर पर हो सकता है बहुत सारी अजीमत भी उठाना पड़े, वक्ती तौर पे आप बड़े इलाके पे कब्जा भी कर लें, लेकिन अब दुनिया में रेजिस्टेंस तरीके उठती हैं। अफगानिस्तान में 20 साल के बाद अमेरिका को निकलना पड़ा है, हालांकि सुपर पावर और मुकाबला। ये भी मुमकिन है कि हमारे इन माशी हालात में एक वक्त में हमारी लीडरशिप मजबूर होके तो वो एटमी कांटा भी निकालने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये कि वो सारा नहीं निकल सकता। ये तो अमेरिका के सदर ने कहा कि बेकायदा निज़ाम है, तो बेकायदा निज़ाम है तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे। तो आपने कोई मतलब इस तरह का एडवेंचर कर लिया और अचानक कहीं वो जैसे ताबूत सकीना आ गया था तालूत और जालूत की जंग में, तो कोई टोकरा उठा के आ गया तो फिर क्या बनेगा। बल्कि खालिद साहब, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखिए हमारी सबसे वीक पोजीशन जो थी ना वो 1970 की थी जी। 1965 की जंग से अभी हम जो है ना वो उभर नहीं सके थे। मुल्क की सियासी हालात जो है ना वो बहुत थे, अंदरूनी तेरे मार्शल लॉ का सामना था, लोग उगताए हुए थे, सारी चीज़ें होने। इसके बावजूद इंडिया ने जो एडवेंचर किया वो कामयाब एडवेंचर था। देखिए वो सरेंडर कराने में कामयाब हो गए, लेकिन बंगाल को हिंदुस्तान नहीं बना सके, वो बांग्लादेश ही बना, वो मुस्लिम बांग्लादेश ही बना था। सही, उस वक्त भी बिल्कुल ठीक है। वो तो इंदिरा गांधी ने बड़ा नारा लगाया था कि हमने खलीज बंगाल में 2 कौमी नज़रिया गर्क कर दिया है, लेकिन 2 कौमी नज़रिया अगर गर्क होता तो फिर बंगाल को हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो एक अलग मुल्क ही बना और मुसलमान मुल्क ही बना, उसका नाम पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश था। और दूसरी अब की बात है कि देखें आज हमने ये जो खालिद साहब ने कहा कि एटम बम का कांटा जो है वो यूक्रेन से निकाल दिया गया था, इसके बावजूद जब रशिया बहुत बड़ी ताकत, हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा बड़ी ताकत, पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान का तकाबुल है उससे कई गुना ज्यादा कमजोर पोजीशन यूक्रेन की और उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर पोजीशन जो है वो रशिया की है, लेकिन रशिया आज भी 1 साल बाद भी यूक्रेन के एक छोटे से हिस्से पे कब्जा करने में कामयाब हो सका है, और उसकी हालत जो है वो अब पतली होना शुरू हो गई है। वो बार बार वो जो पहले अब रशिया डिमांड कर रहा है मुज़ाकरात की वहाँ पे, तो ये दुनिया बहुत बदल चुकी है। असल में बदली हुई दुनिया में मसला पता है क्या है कि अब इंडिया के पास उसकी बड़ी अच्छी मईशत है, ठीक है, आलमी ठगों को उसके पैसे नजर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो उसे कहीं घुसा के तो वो फूक वो सारे निकलवाएंगे ना उनसे। सर दूसरा ये भी तो देखे ना, जिस तरह की सोसाइटी का आपने जिक्र किया है कि वो सेकुलरिज्म के बगैर नहीं चल सकती, तो ये इंतहा पसंदी तो उनको खुद गिरा देगी। उनके अंदर से कॉन्फ्लिक्ट खड़े कर देंगे। नहीं हो चुके हैं, मतलब देखें आगे जो तहरीकें खड़ी हैं, जाने की तो बात की है। आप ये देखें कि पाकिस्तान क्यों बना था, इसी इंतहा पसंदी के नतीजे में पाकिस्तान बना था। वरना मतलब ये कुछ हो सकता है कि कोई बंदा अपना घर छोड़ के यहाँ पे, अगर हम बैठे हुए हैं 3 लोग और अगर हमें कोई कहे कि अफगानिस्तान के उस तरफ ताजिकिस्तान में जो है मावराउन नहर चले जाओ, मावराउन नहर में जो है ना वहाँ पे एक नया मुल्क बन रहा है और वहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हम छोड़ के सारा कुछ यहाँ पे हंसते बसते घर, अपनी आबादी, अपने लोग, अपना सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे वहाँ पे? नहीं जाएंगे।
लेकिन क्या हुआ था कि उन लोगों के ऊपर वो बीत रही थी। वहां पे भी उस वक्त के हालात, दिल्ली के और यूपी के जो हालात थे, और खुसूसन जो कांग्रेसी हुकूमतें जब बनी थी 1935 के बाद, वहां पे तो जो सूरत हाल आज है, ये उस वक्त मुसलमानों ने महसूस कर लिया था। उसी का नतीजा देखें, 1939 में खत्म हुई जो क्या कहते हैं कांग्रेस की हुकूमत, और 1940 में पाकिस्तान जो रेजोल्यूशन, जिसे लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं, इससे पहले कभी भी मुत्तफिक नहीं हुए थे मुसलमान। मुस्लिम लीग की क़यादत भी कभी मुत्तफिक नहीं हुई थी। कायदे-ए-आज़म भी तो यानी 28 तक जाके तो वो उनका जहन भी साफ हुआ ना। बिल्कुल ऐसे, यानी उससे पहले तो वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही। तो, अच्छा, मैं बस एंड पे कुछ जो मौजूदा मतलब चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा, देखें ज़हन हिंदी इकबाल ने इसके बड़े मुताबिक, और हम भी आज देखते हैं कि ग्लोबली बड़ी कंपनीज़ में देखें जहाँ हिंदुस्तानी टैलेंट है वहाँ, मतलब ये दोनों, इस खित्ते का टैलेंट तो मौजूद है। अब इस टैलेंट का सही रिप्रेजेंटेटिव वो कौन है? मैं कह रहा हूँ कि मोदी इसका सही रिप्रेजेंटेटिव है, और हकीकी इस्लाम, वो ठीक है पाकिस्तान में भी नहीं है और यहाँ भी करप्शन, वो चीज़ें, हकीकी इस्लाम का मुखातिब जैसे मुसलमान है, वहाँ कहीं वो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू है तो उसके लिए इस्लाम का पैगाम क्या होगा? अगर आप ये मैसेज हमें। असल में बदकिस्मती ये है ना कि इस्लाम को हमेशा मुसलमानों के साथ जोड़ के देखा गया है, और जो आपने ज़हन हिंदी की बात की है ना, देखें ये हिंदुस्तान, वैसे तो हिंदुस्तान के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। वही अंग्रेज़ ने जो तारीख़ मसक की है, जोग्राफिया भी मसक की है, हर शय मसक की है, ठीक है। सही। आप ये देखें कि अभी भी बर्रे सगीर में तकरीबन 2 अरब के करीब आबादी है, ठीक है। इसके मुकाबले में यूरोप की आबादी शायद इससे जो है ना आधी से भी कम होगी, ठीक है। वो बर्रे आज़म है, ये बर्रे सगीर है, यानी बर्रे अजीम भी नहीं कहा, सगीर एक छोटा, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट का ये सगीर वाला तर्जुमा भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो खैर चलें, ये हो गया, ये तो चले हम नहीं किया होगा। आजम के साथ सगीर, आजम के साथ चले अजीम कर देते हैं, लेकिन आजम के साथ सगीर किया, यानी ये तो बस असगर ही हो गया ना, ठीक। मैं फ़र्क बता रहा हूँ, ठीक है। रकबे में क्या है, बस यही होगा ना, चले वो 3 गुना बड़ा होगा यूरोप, ये उससे 1 तिहाई तो होगा ना, तो उससे सगीर तो नहीं हो जाता ना। ये किया है, तारीख़ मसक की है। एक और बहुत बड़ी तारीख़ मसक हुई है, वो ये है कि देखें फ़लसफ़ा और इल्म व हिकमत का गहवारा हिंदुस्तान रहा है, तहजीब भी पुरानी हिंदुस्तान की है। इन्होंने यूनान बनाई, वो यूनान के फ़लसफ़ी क्या चीज़ें थी यार हिंदुस्तान के मुकाबले में, ठीक है। तो मतलब वो गौतम बुद्ध कब की शख्सियतें, और गौतम बुद्ध के फ़लसफ़े के मुकाबले में अफलातून क्या चीज़ है। तो ये भी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। ये तो खैर हिंदुस्तान के साथ ही नहीं हुआ, ईरान के साथ भी हुआ है, मिस्र के साथ भी हुआ है। तो यानी हिंदुस्तान एक उसका एक मकाम मर्तबा दुनिया में हमेशा रहा है, और उसी हवाले से वो ज़हन हिंदी वाली एक बात इकबाल ने की थी। अच्छा, फिर ये भी है कि हम हिंदू को या हिंदू मत को शिर्क के साथ ही जोड़ के देखते हैं, लेकिन अब उसके आला तरीन सतह पे हमेशा तौहीद की बात भी रही है। और उस तौहीद, बल्कि एक राय ये भी है कि ये जो है ना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के वो जो सुख़ुफ़ इब्राहीम है ना, उसी से ये बिगड़ के ये सूरतें बनी हैं जो भी इस वक्त उनके यहाँ, जो वल्लाहु आलम, हम इसे यकीन के साथ तो नहीं कहें, लेकिन कुछ चीज़ें मिलती तो है ना, जो जैसे उधर यहूदियों के यहाँ हैं, इधर इनके यहाँ हैं। वो रंग का मसला एक है, गाय का मसला है, फिर ये कि वो जलाना, वो जैसे वो जो मुजरिम को सजा दे के अछूत बनाना, वो सामरी को जैसे अछूत बना दिया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, वल्लाहु आलम कैसे हैं। और ये बुत प्रस्ती जो है ना इब्राहिमी मजहब में आई है, मक्के में आ गई तो इधर आ गई, तो क्या इसमें वो अचंभे की बात है। यहूदियों ने भी डिमांड कर दी थी कि जैसे इनके बुत हैं ऐसे हमारे भी बना दें। तो वो तो खैर इंसान की ज़रूरत होती है ना कि खुदा को सामने हो, खुदा तो पूजना आसान होता है, अनदेखे को पूजना ज़रा मुश्किल होता है। तो उसके तहत वो बुत आम लोगों के लिए बनाए गए थे, लेकिन ख़ास लोग तो वो जो इमेजिन कर सकते हैं उनके यहाँ तौहीद रही है। माउस्त भी दर हकीकत वो शिर्क की शक्ल बन गई, लेकिन असल में तो तौहीद के शौक में वो शक्ल बनी ना। आप वजूद की वहदत चाहते हैं तो उससे वो एक शिर्क की सूरत आप निकल आए। खैर, कहना मैं ये चाहता था कि हिंदुस्तान का एक बैकग्राउंड है, और अच्छा ब्राह्मण के भी एक है ज़हन हिंदी में, फिर ब्राह्मण एक अपना एक मकाम रखते हैं।
इनके लिए जो सूटेबल आइडियोलॉजी बने, देखें आप हिंदू मत को लेके चलें, हिंदुस्तान पर तो वो बना सकते हैं, अगरचे के इम्कान नहीं है, लेकिन चलें अगर फर्ज करें आप वो हो भी जाएं, ये पूरी दुनिया की आइडियोलॉजी तो नहीं बन सकती, जबकि दुनिया ग्लोबल विलेज है, तो वहां आप एक अकेला ये मुल्क लेके बैठेंगे, ये तो अब नहीं हो सकता ना, ऐसे ही है। वो आइडियोलॉजी जो ग्लोबल हो सकती है, कम से कम वहां सोचने वाले लोग तो सोचे ना, चलें वो मोदी जी तो नहीं सोचेंगे और उनके यूथियाज भी नहीं सोचेंगे, भगत ठीक है, वो भी नहीं सोचेंगे, लेकिन ये कि वहाँ का कोई जिनको अल्लाह ने अकल दी है, या चले भगवान ने अकल दी है या राम ने अकल दी है, वो सोचे ना कि भाई दुनिया की ये ग्लोबल आइडियोलॉजी कौन सी हो सकती है। और देखें हम ये बात कहते हैं, स्टडी करने की बात है, रिसर्च करने की बात है, हमारा दावा यह है कि इस्लाम है, ठीक है, उसमें ये हम नाकाम रियासत साबित हो चुके हुए हैं अभी तक 75 सालों में। जिस मकसद के लिए हमारा मकसद यही था, ये हम नहीं पूरा कर सके। उन्हें अगर पूरी दुनिया पे छाना है ना, तो जरा इस आइडियोलॉजी का तो मुताला करें ना, ये उन्हें दुनिया का बादशाह बना सकती है, उनका टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, और उस सूरत में पाकिस्तान तो पके हुए फल की तरह उनकी झोली में आके गिरेगा, बल्कि अफगानिस्तान भी गिरेगा, बल्कि पूरा आलम इस्लाम आ गिरेगा। तो सोचने असल में तो जैसे आपने बताया ना, एहतजाज करने का एक तरीका अंग्रेज ने सिखाया था कि ये भी है, तो भाई दुनिया अब हथियारों से तो नहीं फतह हो सकती। अब मार्क्स का नज़रिया पूरी दुनिया में कैसे फैल गया था, ठीक है, वाल्टर और रूसो ने आके हिंदुस्तान को भी कब्जे में कर लिया उसके नज़रियात ने। तो हिंदुस्तान से अगर ये नज़रिया इस्लामी नज़रिया उठता है, और तो वो तो उसका ये पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया पे छाए, ठीक है। और इसी मैंने इस वक्त हिंदुस्तान की फौज व फला वो असल में इस्लाम के साथ वाबस्ता है, हिंदू मत के साथ नहीं। हिंदू मत उसे जहाँ पहुँचा सकता था वहाँ पहुँच चुका, और ये तबाही की जगह है। सेकुलरिज्म भी अब मज़ीद इंडिया में नहीं चल सकता, यहाँ तक तो ले आई कांग्रेस, लेकिन अब आगे सेकुलरिज्म के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जिस दर्जे की इंतहा पसंदी पैदा हो चुकी है ना, उसे कोई मजहबी बारिश ही अब कंट्रोल कर सकती है, वो सेकुलरिज्म उसकी आबियारी नहीं कर सकता। तो मेरी समझ में तो ये, बाकी बात तो आपको बड़ी अजीब लगी होगी कि भाई उनको ये, लेकिन हमारा तो देखें ना, इस्लाम की दावत तो आलमी है, ये कोई मुसलमानों की अजारादारी नहीं है इस पर, सही है, बल्कि मुसलमानों की ये जिल्लत व ख्वारी इसलिए है कि इन्होंने इस्लाम के साथ बेवफाई की है। और इस्लाम की तारीख ये है कि इसे जब पराए लोग अडॉप्ट करते हैं ना, वो इसके ज़्यादा जानसारी करते हैं इसके लिए। मैं अरबों को पे आया, लेकिन इसे दूसरा जो उरूज दिया वो तो तुर्कों ने दिया ना, वो तो बाद उन्होंने पहले ठुकाई की और फिर वही मुसलमान हो गए। तो पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, तो सनम खाना इनसे भी मिल सकते हैं। बिल्कुल सही। बस कंक्लूड करते हैं मेहताब भाई, बस आखिरी बात आपसे कि वो कहता है ना, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने, तो ये तूफ़ान मोदी क्या बरकत लाएगा दोनों ममालिक के लिए? देखिए मेरे ख्याल में तो इसकी अब बहुत गुंजाइश है कि दोनों तरफ के लोग थोड़ा सा बाहर निकल के ना, जो होल हैं, जो स्टेटस को के बनाए हुए होल हैं, उनसे ज़रा बाहर निकल के सोचें एक दूसरे को। खालिद साहब अभी बात कर रहे थे यूरोप की, तो पिछले दिनों हम एक जगह डिस्कशन में बैठे हुए थे, तो वहाँ ये बात हुई लैंग्वेजेस के ऊपर थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी ज़ुबान है। तो पता चला कि अरबी वाक़ईतन सबसे बड़ी ज़ुबान है, लेकिन उसके बाद जो दूसरी बड़ी ज़ुबान है वो उर्दू या हिंदी है। पूरी दुनिया में बोलने वाले जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है, या जिसको लोग समझते हैं। और ये ज़बान जो है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पे ही मौजूद नहीं है। वहाँ पे चाइनीज़ भी है, वहाँ पे स्पेनिश भी है, वहाँ पे फ्रेंच भी है, वहाँ पे इंग्लिश भी है, लेकिन ये इसलिए नहीं है सिर्फ इन दोनों के झगड़े की वजह से कि वो उर्दू है या हिंदी है। ये आज तक ये तस्लीम नहीं कर सके, जबकि ये हर उर्दू बोलने वाला हिंदी समझता है और हर हिंदी बोलने वाला उर्दू समझ लेता है। तो उसका सिर्फ एक स्क्रिप्ट का इशू है, रस्मुल खत उन्होंने बदल लिया। वो बदल लिया। और ये भी वो रस्मुल खत था जो टोडरमल सरकार के दौर से अकबर के यहाँ जो पटवारियों की ज़ुबान में जो लिखी जाती थी, वही देवनागरी में ही उस वक्त लिखी जाती थी, और वही था जो उर्दू हिंदी तनाज़ा बना। लेकिन बहरहाल खैर वो एक तारीखी पर्सपेक्टिव को छोड़ दें तो ये हो सकता। मुझे एक बात याद है, मैं आपकी बात
कि ये उर्दू के बारे में हमने तो यही पढ़ा ना कि ये लश्करी उर्दू उसका तुर्की का लफ्ज़ है और ये लश्करी ज़बान है, तो जो हमलावर आते थे तो उनके वो उससे ये बना है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन एक और भी इसका वो है तहकीक है कि ये उर्दू जो है ये कोई ना अरबी से बनी है, ना तुर्की से बनी है, ना फारसी से बनी है। इसका जो ओरिजिन है वो हिंदको है, ठीक है ना। ये जो कश्मीर और ये जो उसके पीछे क्या हिमाचल प्रदेश है जी, और उसका जो पहाड़ी इलाका है, और इधर ये जो हमारी तरफ ये सारा हज़ारा और ये जो इस एरिया में जो इनको बोली जाती है, ये इस उर्दू का ओरिजिन है। तो था तो अपना ही, लेकिन ये कि फिर रफ्ता रफ्ता और हो गया, वो कहीं से हो गए। तो कहने की बात ये है कि ये एक जो है ना महरूमिया। सेकंड वन ये है कि अगर इन दोनों ममालिक के आप डिफेंस बजट को देखें तो आपको हैरत होगी कि ये अपने 1 और 2% भी जो है ना अपनी तालीम और सेहत के ऊपर नहीं लगा रहे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो लगाते हैं वो 5 to 6% से ऊपर ज़्यादा नहीं होता। और 20 से 22% जो है ना इंडिया और पाकिस्तान कोई 18% के करीब जो है ना वो डिफेंस के ऊपर। हम F-16 ले आते हैं, वो राफेल ले आते हैं, राफेल ले आते हैं, फैक्ट्री उन्हीं की चलाते हैं। हाँ, चलती वो वहीं से है। और मतलब अपने आधे वसाइल दे के उसके पुर्जे खरीदते रहते हैं, और वो पड़े वो टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो जाती है। फिर एक नई वॉर टेक्नोलॉजी जो है ना वहाँ से वो बताते हैं कि नहीं ये बड़ा इफेक्टिव है जो है ना। अब पहले मिराज आपने लिए थे तो वो नहीं काम किया, राफाल होता तो जो मोदी साहब कह रहे थे ना कि राफाल होता तो फिर हम कुछ और कर लेते, तो वो अब वो उसको खरीद के, तो ये सारे वो उसके लिए हमें भी तो पता नहीं वो कोई महराज की उन्हें क्या था हमारा वो जो हमें तो J10 लिए, J10 लेने पड़ गए, ठीक है, बस यही होता है चाइना से। तो ये इसी तरीके से वो चल रहा है, लोग पिस रहे हैं अवाम नस्ल दर नस्ल। अच्छा, इसमें भी कन्फ्लिक्ट आज के दौर में जो कहा जाए, एक आखिरी जो है ना मैं बात है कि कन्फ्लिक्ट अगर कहा जाता है तो वो कहते हैं कि कश्मीर के ऊपर मेन कन्फ्लिक्ट वो है। और कश्मीर का इशू जो है वो चले नॉर्दर्न इंडिया का होगा, पाकिस्तान में पंजाब का होगा। जो पाकिस्तान के गवादर में बैठा हुआ है या इंडिया के मिज़ोरम में जो बैठा हुआ बंदा है, उसको अगर वक्त पे दवाई नहीं मिलती या वो डॉक्टर जो है ना उसका इलाज नहीं करता और वो तड़प के जान देता है, तो उसकी वजह ये है कि कश्मीर जो है ना वो किसके पास होगा। इस बात पे वो भूखे मरते हैं। सबसे सस्ती लेबर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये है। सबसे ज़्यादा लोग जो बॉर्डर क्रॉस करके मुख्तलिफ ममालिक में इलीगल काम करते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के, जिसे ज़हन हिंदी की बात कर रहे हैं। तो अब इनकी सूरत हाल ये हो गई है और उसकी वजह ये है कि वो लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। सूरत हाल इस पे पहुंची हुई है। वो ज़हन हिंदी से मजदूर हिंदी बन गए पूरे। नहीं, ज़हन हिंदी सस्ता हो गया ना, मतलब ये भी तो एक जब आप गैर कानूनी तौर पे किसी मुल्क में दाखिल होंगे तो आप इसका मतलब आपके हुकूक तो वहाँ नहीं है। एक गुलाम की हैसियत से किसी के घर जाके घुस जाएंगे, वो अपनी मर्जी की तनख्वाह देगा आपको, यही होगा ना। तो इसीलिए तो वो असल में वो फैसिलिटेशन भी हो रही होती है, तभी तो आप कहीं पे जाके तो इसीलिए हो रही होती है कि बंदा सस्ता मिल रहा है। और बहरहाल खैर ये देखें अब कैसे होगा, पुरअमन तरीके से होगा या हमने लड़के तो अकल पानी है कोई पता नहीं, लेकिन ये कि अगर एटमी जंग हो गई तो फिर बचेंगे भी या नहीं। नहीं, लड़ के तो अकल नहीं आ सकी। मतलब आप तो यही उम्मीद की जा सकती है कि कोई थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर लें तो हो सकता है आ जाए। लड़के तो नहीं आए। बहुत शुक्रिया, एक अहम मौजू पर आपकी अच्छी आराज़ सामने आई और से लिहाज से बहस जो है वो तारीखी पस मंज़र और मौजूदा हालात व वाक़ियात पर किया। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेहताब भाई आपका, खालिद महमूद अब्बासी साहब आपका, और नाजरीन के लिए भी एक ये टॉपिक था जो बहुत सा फीडबैक आ रहा था कि एक डिटेल डिस्कशन इस पे की जाए, तो आज सामने आई है। इस पे आप लोगों का क्या फीडबैक है, हमारे नाजरीन इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी आरा भी हमारे लिए कीमती होंगी, हम उस आरा को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपका फीडबैक हम तक पहुंच सकता है, हमारे सोशल मीडिया के एड्रेसेस हैं, वहां आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम तीनों हज़रात को इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।